नमस्कार मित्रों। अब आध्यात्मिक दुनिया से थोड़ा सा साहित्य की दुनिया में लौटते हैं। आज जिन दो शख्सियतों को हम लोग नमन करेंगे, याद करेंगे, उनमें एक है महादेवी वर्मा और दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का नाम शायद आप लोगों ने सबने ना सुना हो, क्योंकि उनके सरोकार ज़्यादा साहित्यक थे और साहित्यक अभिरुचि वाले बंदे उनका नाम बड़ी अच्छे श्रद्धा भाव से लेते हैं आज भी। और महादेवी वर्मा के बारे में जितना भी सामग्री मिलती है वो बड़ी अद्भुत है। मोटी मोटी बातें मैं आपको, आज उनकी पुण्यतिथि है इन दोनों की, तो दोनों को याद कर लेते हैं। महादेवी वर्मा के बारे में आपको मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, कुछ एक बातें जो किताबों में शायद अक्सर ना मिलें, कि महादेवी वर्मा को हिंदी में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। ये 4 स्तंभ जो है, इनमें प्रसाद, पंथ, निराला और चौथा नाम महादेवी वर्मा का। तो इनको छायावाद का एक स्तंभ 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि इनकी जो कृतियां हैं उनमें एक अजीब सी रहस्यवादी वेदना का उसका दर्शन होता है। मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। अब ऐसी कविताएं जो हैं ये कईयों के लिए, कई आलोचकों के लिए बड़ी अद्भुत होती हैं। वो समझते हैं कि ये एक महिला कवयित्री जो उम्र भर विरक्ति का जीवन जीती रही, उसकी कलम से ऐसी जो चीज़ें हैं वो कई बार अद्भुत लगता है कहीं ना कहीं दमित भावनाएं जो हैं उनकी अभिव्यक्ति हो रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा। लेकिन जो महादेवी को करीब से जानते हैं वो इस बात को नहीं शायद आत्मसात नहीं कर पाते या हज़म नहीं कर पाते कि महादेवी वर्मा वास्तव में उनको जब ये कहा जाता है कि ये आधुनिक युग की मीरा थी, आधुनिक साहित्य युग की मीरा थी, आधुनिक युग जो साहित्य का युग है उसकी मीरा के समकक्ष इनको रखा जाता है, तो उद्देश्य यही है कि इनको भी विरह और वेदना की कवयित्री माना जाता है। और वो विरह और वेदना जो है वो लौकिक नहीं है। वो इस लोक की विरह वेदना या उसको किसी आशिक माशूक की नज़र से देखना ये न्याय करने वाली बात नहीं होती। और दूसरी बात है कि इनकी ज़िंदगी जो है बड़ी अजीब सी रही है। इनका विवाह भी जल्दी छोटी उम्र में हो गया था, लेकिन विवाह के बावजूद यद्यपि बहुत देर पति के साथ नहीं रही, लेकिन पति के साथ पत्र व्यवहार चलता रहा और उन्होंने एक ज़रूर आग्रह किया था कि न मैं विवाह करूंगी और न आप कोई दूसरा विवाह करेंगे, इसलिए हम दोनों एक पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे, पहचान यही रहेगी, लेकिन ज़िंदगी जो है अपने अपने ढर्रे पर चलेगी। आप अपने ढंग से बिताइए, मैं अपने ढंग से बिताती हूँ। इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धियां हैं उनमें मित्रों, एक इन्होंने प्रयाग में, इलाहाबाद में महिला विद्यापीठ बनाया, जिसकी प्राचार्य भी स्वयं थी, और बाद में जब उसको विश्वविद्यालय का स्वरूप मिला तो उसकी कुलपति भी स्वयं इन्हीं का नाम ही प्रपोज हुआ और वो कुलपति भी रही। अगली जो बात इनके विषय में वो ये बताना चाहता हूँ कि निराला जी से बेहद स्नेह था। और ये कहा जाता था कि निराला जी अगर किसी भी दूसरे साहित्यकार से डरते हैं या किसी भी व्यक्ति से डरते हैं या भय खाते हैं या उनके सामने वो खड़े नहीं हो पाते, तो वो महादेवी वर्मा थी। और मैं इनके दर्शन के लिए 1962-63 में मैं गया था इलाहाबाद, तो उन दिनों में घर पर ही इनका दर्शन का समय मिला, वक्त मिला कि वहीं पर आ जाइए। कुछ एक साहित्यिक सवाल पूछे, निराला जी के बारे में पूछे, तो कहने लगे संयोग से आज भाई राखी का दिन है, शायद आज आ ही जाए। और मित्रों, थोड़ी देर में ये हुआ कि बाहर एक टांगा रुका और टांगे में से बिल्कुल धुले हुए वस्त्र पहने हुए बाहर से आवाज़ लगाई, अरे हो घर में। तो आवाज़ सुनते ही लोग कहती है तुम लोग आ गए, तुम्हारा सौभाग्य, श्रीमान जी भी आ गए। और निराला आए, राखी बंधवाई, मुट्ठी बंद थी, और उस मुट्ठी को जब राखी बांध ली महादेवी ने, तो मुट्ठी को महादेवी के हाथ में खोला। 1 रुपये का सिक्का था। ये लो दक्षिणा लो, तुम ये मत समझो कि भाई खाली हाथ आया है। तो ये फकड़ लोग थे और उनको नमन करके दोनों हाथ जोड़ के उसी वक्त निराला जी वहाँ से चले गए। और वो महादेवी वर्मा ने बताया कि इसका हर साल यही होता है
कि दूसरों से तो ये दारू के पैसे मांग लेता है, तो मेरे से 1 रुपया दे जाता है राखी वाले दिन, और मेरा और उसका संबंध जो है, ये संबंध है हमारा, जो एक अलग स्तर पे है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको कोई नाम देना जो है वो संभव नहीं होता। दूसरी बात इनके बारे में एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि कितना सम्मान था उस परिवेश में इनका। हरियाणा में संयोगवश एक राज्यपाल के रूप में श्री जगन्नाथ पहाड़िया की नियुक्ति हुई, और उन दिनों में नीरज जी, गोपाल दास नीरज चंडीगढ़ में आए, तो हमने उनसे पूछा कि पहाड़िया जी से कि नीरज आए हैं, मिलना चाहते हैं। तो पहाड़िया जी का उत्तर था, भाई तुम नीरज क्या, कोई भी साहित्यकार आए उसको ले आया करो, मैं बहुत भयभीत रहता हूँ साहित्यकारों से। तो उनसे पूछा, ऐसा भय कैसा गुरुदेव, ये बताइए। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा है कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री था, अब मुख्यमंत्री मैं, राजनीति के आदमी, मुझे नहीं ज़्यादा साहित्य के बारे में, सरोकारों के बारे में ज़्यादा पता। उन दिनों कहीं महादेवी वर्मा जयपुर में आई, उन्होंने मुझसे पूछा, जी महादेवी जी आई हैं तो क्या उनको राजभवन में न मुख्यमंत्री आवास पर उनको आमंत्रित कर लें थोड़ी देर के लिए। तो मेरे मुंह से निकल गया, कौन महादेवी? तो मेरे सचिव ने बताया कि महादेवी वर्मा सर, वो हिंदुस्तान भारत की बहुत बड़ी साहित्यकार हैं। तो मैंने कहा, भाई देख लो, मैं तो जानता नहीं। बात इतनी हुई, लेकिन अगले दिन राजस्थान पत्रिका में शीर्षक छपा हुआ था, कौन महादेवी, पूछते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। और उस समाचार का पहाड़िया जी बताते हैं कितनी ज़्यादा चर्चा हो गई, मुझे मालूम ही नहीं था ये क्या मुसीबत आ जाएगी, कि समाचार पत्र की कटिंग जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली से तत्काल एक संदेश आ गया प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, श्रीमती गांधी का, कि आपको तत्काल विशेष विमान से यहाँ आना चाहिए। और मुझे बुलाया गया, और मुझे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आपको ये पता नहीं महादेवी वर्मा कौन है, आप त्यागपत्र दीजिए। हम ऐसे व्यक्ति को अपनी एक बड़ी, एक जो स्टेट है राजस्थान की, जो राज्य है, इस राज्य का मुख्यमंत्री, मैं नहीं चाहूँगी कि एक ऐसा आदमी उस पद पर रहे कि जो ये पूछे कि महादेवी कौन है। कि महादेवी का सम्मान तो पूरा देश करता है, और अमीनाबाद वाले तो वैसे ही उनके दीवाने हैं, हमारा पूरा का पूरा परिवार उनको समर्पित रहता है, और आपने ये बात कैसे कह दी? तो सुखाड़िया जी कहते हैं कि चलो वो घटना तो आई गई, हो गई, क्षमा याचना मैंने कर ली, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उस दिन के बाद मेरे मन में आया कि मैं किसी साहित्यकार के प्रति ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इसलिए भाई जो भी हैं उनको ले आओ। तो ये एक सम्मान की बात मैं जिक्र कर रहा था कि महादेवी वर्मा का सम्मान जो है वो किस कदर पूरे परिवेश में, समकालीन परिवेश में था, और वो सम्मान, इनकी सादगी, इनके लेखन, इनकी समर्पित ज़िंदगी के प्रति था। और इन्होंने जो जो रचनाएं दी हैं उनका आज भी जिक्र होता है। समीक्षकों की बात मित्रों, वो समीक्षा शास्त्र का मामला अलग है, उसमें हम लोग कहाँ तक जाएंगे। इनके पक्ष में भी बहुत सारे समीक्षक आए, विपक्ष में भी आए, चलता है। लेकिन ऐसी विभूति को नमन करना, ये जो हमारा दायित्व बनता है, इस दायित्व से हम मुक्त नहीं हो सकते। और महादेवी वर्मा का नाम जो है हिंदी साहित्य का जब तक चर्चा बना रहेगा, तब तक उनका नाम जो है वो शिखर पर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी विभूति जिनको याद करना आज बहुत ज़रूरी है, वो गजानन माधव मुक्तिबोध। अब मुक्तिबोध का सबसे बड़ी बात ये है कि उनके बारे में भी जितना भी बात की जाए उतनी कम है। इसी बीच में थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे दूं कि महादेवी वर्मा के सम्मान में गूगल ने भी डूडल निकाला था, और उनको पद्म विभूषण भी मिला था, और बहुत सारे सम्मान मिले थे। उनका जिक्र सरसरी तौर पे कर रहा हूँ। चलिए मुक्तिबोध पे लौटते हैं। तो मुक्तिबोध जो हैं वो बड़े विलक्षण कवि थे, और ये माना जाता है कि हिंदी में जो एक्सपेरिमेंटलिज्म है, जिसे प्रयोगवाद कहते हैं, तो प्रयोगवाद के प्रणेता निराला जी के बाद मुक्तिबोध ही थे। जैसे निराला जी ने पूरे सूत्र इनको सौंप दिए, भी अब तुम्हारे हवाले, वो तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाली बात, तो एक तुम्हारे हवाले प्रयोगवाद साथियों। तो प्रयोगवाद के सूत्रधार निराला के बाद मुक्तिबोध बने, और मुक्तिबोध ने जो जो कृतियाँ दी हैं वो अद्भुत हैं। और मुक्तिबोध की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कविताओं के अलावा उन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ अपने हमारे परिवेश को दिया। बड़ी सामान्य ज़िंदगी जीते थे। अक्सर उनके चित्र जो मिलते हैं वो बीड़ी पीते हुए मिलते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति साहित्य में एक नक्षत्र बन के चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, ये किसी को इतना ध्यान नहीं जा सकता।
लेकिन मुक्तिबोध की जो विशेषताएं हैं उनके संकलन हैं। और ये भी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय कविता के साहित्य में लंबी कविताएं लिखने की जो परंपरा थी वो मुक्तिबोध वो उसका श्रेय दिया जाता है। इनकी एक कविता है, चांद का मुँह टेढ़ा है, चौराहे के बीचों बीच चांद का मुँह टेढ़ा है। और वो कविता इतनी ज़्यादा सशक्त है, जब उसका पाठ होता है मित्रों तो उस पर कई बार नाटक भी रचे जाते हैं। उसी कविता का नाट्य रूपांतर यहाँ हरियाणा में भी हुआ और बहुत अन्य स्थानों पर भी किया गया, उसकी प्रस्तुति की गई। चांद का मुँह टेढ़ा है कविता उसी संकलन में है जिसका नाम ही चांद का मुँह टेढ़ा है। और उसमें उसके बाद इनकी जो समीक्षा संबंधी जो पुस्तकें जो बहुत प्रचलित हुई, उसमें समीक्षा की समस्याएं जो हैं वो भी एक पुस्तक थी, इन्होंने समीक्षा शास्त्र की बारीकियों को अपने रुझान के मुताबिक इन्होंने प्रस्तुत किया कि उसका एक चेहरा ये भी है, समीक्षा को पुराने धरातल, पुराने मापदंडों, पुराने पैरामीटर्स को लेकर आप नहीं चल सकते। बहुत सारे पैरामीटर समाज के बदलावों के साथ साथ सामने आते हैं, उनका भी जो है उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है, उनको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है। मुक्तिबोध की पूरी जो रचनावली है वो राजकमल प्रकाशन और कुछ अन्य संस्थानों ने अलग अलग रूप से छापी। तो कभी मौका मिले तो इनको पढ़िएगा, आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हमारे परिवेश में कितनी कितनी महान हस्तियाँ हुई हैं। और आज दोनों की पुण्यतिथि है, महादेवी जी की भी और मुक्तिबोध की, दोनों की स्मृतियों को नमन और दोनों की जो उपलब्धियाँ हैं और जो देन है उसको भी नमन। धन्यवाद।